distribution का between the parliament that is led by the PM and president. Power distribution है between the parliament led by the PM and president. The parliament led by the PM having overwhelming tilt towards Europe, uska tilt है towards Europe, while the president of Ukraine till 2014 was Russia influenced. जो president थे यूक्रेन में 2014 तक वो रशिया इन्फ्लुएंस्ड रहे. So overall society transform कर रही है in Ukraine, politically भी, economically भी, social trend wise भी. In simple words, from communism to capitalism society, from Russian form of governance to European form of governance move कर रही है. From communism to capitalism and Russian form of democracy या governance से move कर रही है जो authoritarian या autocratic regime से move कर रही है, यानी communist regime से move कर रही है towards liberal democracy, liberal form of democracy in the West. बेटा ये लोग कह रहे हैं कि वॉइस डिस्टॉर्शन है, अबीर वाकई है? सर मुझे तो कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं फील हो रही है. इनके क्या कोई कुछ लोगों का नेट का इशू होगा. दरमियान में मैं चुप भी हो जाता हूँ बेटा, है कुछ कहते हैं है, दरमियान में मैं चुप भी हो जाता हूँ, थक जाता हूँ. 3 घंटे पढ़ाया, 3 घंटे मजीद पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मैं चुप भी हो जाता हूँ. Okay, next. वॉइस इको करती है ये मुझे नहीं पता बेटा, मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं. इस रूम में जहां पे बैठा हूं यहाँ पे इको नहीं है, मुझे नहीं पता. ओके अबीर बेटा, सिवाय जो हमारे जो 2 वो टाइप कर रहे हैं, इसके अलावा कोई भी वो कर देंगे, चैट ऑफ कर दें ताकि लोगों को सिर्फ रेलेवेंट मैसेजेस नजर आए. ठीक है सर, ठीक. बेटा ये हिजरा इसहाक कह रही है कि सर गाइड में कि ये यूक्रेन का इशू कहाँ पर है और सिलेबस में किधर है और एनओवे की किताब में कहाँ पे है. बेटा हर रोज कुछ ना कुछ नया होता रहता है. अब मुझे थोड़ी पता था कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट आएगा. आज उसकी समरी आई, यानी पब्लिक हुई, पीएम ने स्पीच दिया, नेक्स्ट डे मैंने पढ़ा दिया उसको. हाँ नूरीन, हाँ ओके. दूसरा
इसी तरीके से यूक्रेन का इशू, मैं रिसर्जिंग रशिया पढ़ाता हूं। यूक्रेन इज अ क्राइसिस 2013 में मैंने पढ़ाया था, अब नहीं पढ़ाया था। ये आज मैंने एक बैच को पढ़ाया है और ये दूसरा है जिसको मैं पढ़ाने लगा हूं। तो हर चीज किताब में नहीं होगी। हाँ, कमिंग मैगजीन में जरूर ये टॉपिक होगा। मेरे जितने भी कंटेम्पररी टॉपिक्स होते हैं वो मेरे मैगजीन में होते हैं, लेकिन हर टॉपिक का बेस मेरे करंट अफेयर की किताब में होगी। तो हिजरा बेटा ऐसे नहीं होता जिस तरह आप फरमा रही हैं, ठीक है। मैंने सिंपल फ्यू सेंटेंस में पर रिपीट कर रहा हूं, ये बताया कि यूक्रेन में एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। यूक्रेनियन साइड शिफ्ट है। पॉलिटिकल शिफ्ट कहां से कहां आ रहा है? कम्युनिस्ट रेजीम से लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ वो जा रहे हैं। कैसे, मैंने एलैबोरेट किया। दूसरा, कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम से कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ वो मूव कर रहे हैं। दो, इन टोटल मैंने क्या कहा, रशियन इन्फ्लुएंस उस पर कम होता जा रहा है, जबकि यूरोपियन इन्फ्लुएंस उस पर बढ़ता जा रहा है। डन। नाउ आगे। concerns of Russia. क्या है? Ukraine, that was the part of USSR till 1991. USSR, रशिया का पुराना नाम है USSR। 91 में 15 स्टेट इंटीग्रेट कर दिया। USSR disintegrated into 15 states, 15 स्टेट्स में टूट गया। उनमें से एक यूक्रेन भी था। ठीक ना। अब यूक्रेन क्या कर रहा है? On one hand, Ukraine is increasing economic ties with European Union. On one hand, Ukraine is increasing its economic ties with European Union. For example, 2013 में 2013 में it signed a multi-billion-dollar trade deal with European Union. ट्रेड डील साइन कर दी। मजीद, यूक्रेन इज गिवन मोर एंड मोर ट्रेड लेवरेजेस। यूक्रेन को ट्रेड लेवरेजेस दिए हैं यूरोपियन यूनियन ने। कैसे? बाय रिमूविंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ, मतलब क्या, टैक्सेस एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स on the Ukrainian products to European Union. यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन के कई सारे प्रोडक्ट्स को अपने मार्केट में अलाउ कर दिया, उस पे यानी फ्री ट्रेड की तरफ चला गया।
यूरोपियन यूनियन ने टैक्सेस हटा दिए ऑन नंबर ऑफ यूक्रेनियन प्रोडक्ट्स। तो एक तो मल्टी बिलियन डॉलर ट्रेड डील साइन हुई, ये उन्होंने कर दिया। इसका मतलब क्या? Ukraine is increasingly tilting towards capitalist system. Increasing trade relations or economic relations of Ukraine with the European Union means tilt towards capitalism away from communism. यानी कम्युनिज्म से वो दूर होता जा रहा है और कैपिटलिज्म इंक्रीज कर रहा है, राइज कर रहा है इन यूक्रेन, एंड दैट इज अ थ्रेट टू रशिया। कैसे? रशिया फॉलोज कम्युनिज्म। रशिया में इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? कम्युनिज्म। और फिर इमीडिएट नेबरहुड में ऑफ रशिया यूक्रेन क्या है? इमीडिएट नेबर है। कैपिटलिज्म राइज कर रहा है। सो थ्रेट टू द रशियन इकोनॉमिक सिस्टम कॉल्ड कम्युनिज्म, क्योंकि यूक्रेन में लाइक अदर नेबर्स, और वो भी बाल्टिक नेबर्स, BALTIC, बाल्टिक नेबर्स, ये रीजन है बाल्टिक नेबर्स। बाल्टिक नेबर्स की तरह, और ये भी बाल्टिक स्टेट है बेसिकली यूक्रेन, यहां पे भी कैपिटलिज्म राइज कर रहा है। ओके, उसके बाद फिर दूसरा, Ukraine is not only enhancing its trade relations, yeah, economic relations with the European Union, but also enhancing defense relations with the NATO. On one hand, economic relations expand kar raha hai with the European Union. On the other, डिफेंस रिलेशंस एलैबोरेट कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है विद नेटो। कैसे? इन 2012 एंड 13 जॉइंट नेटो या जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस किए यूक्रेन ने विद नेटो मेंबर्स, तमाम नेटो नहीं, नेटो मेंबर्स के साथ किए। और 2021 में 8 नेटो मेंबर्स के साथ उन्होंने जॉइंट एक्सरसाइजेस किए, जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोलैंड एटसेट्रा ये शामिल जॉइंट एक्सरसाइजेस किए। So second major threat for Russia is
the increasing penetration of NATO into the Baltic region in general, Ukraine in particular. दूसरा बड़ा मसला उसके लिए ये है, बाल्टिक रीजन में जनरली और यूक्रेन में पर्टिकुलरली नेटो का एक्सपैंड होना है। In 1991 में यूएस और वाशिंगटन ने मॉस्को को गारंटी दी थी कि NATO would not expand towards its immediate neighbors, especially the Baltic neighbors. वो expand नहीं करेगा। But with the passage of time, 4 Baltic states, 4 जिसमें क्या कहते हैं, एक लटेविया है, एक एस्टोनिया है, पता नहीं क्या, ये बाल्टिक स्टेट्स हैं 4। They were the part of US, members of Russia. ये पहले यूएसएसआर का हिस्सा थे, जब यूएसएसआर टूटा तो ये स्टेट्स बने, और एमएच ऑफ रशिया इनको मेंबरशिप दे दी किसने? नेटो ने। ये नेटो के मेंबर्स बन गए। ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर क्या कहते हैं increasing defense collaboration with NATO, या NATO का increasing collaboration with Ukraine है। Threat for Russia is not only ideological, capitalism versus communism, सिर्फ थ्रेट आइडियोलॉजिकल नहीं है, बल्कि साथ साथ में सिक्योरिटी थ्रेट भी है। Now, Russian strategic culture. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? रशियन स्ट्रेटेजिक कल्चर। Having multiple dimensions, but one of the major dimension is continuous and major influence on the neighbors. जो इमीडिएट नेबर्स हैं उस पे कंटिन्यूअस और मेजर इन्फ्लुएंस रखे। मतलब क्या? नेबर्स शुड स्टे अंडर द रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, वो रशियन अम्ब्रेला के नीचे रहे, रशियन स्ट्रेटेजिक अम्ब्रेला के नीचे रहे। डू नॉट लेट देम अस्ट्रे, उसको खुद से दूर होने अब उसमें क्या हुआ है? Baltic states are heading towards, or have been heading towards, European Union on one hand and NATO on the other, Ukraine being the recent example, which is not acceptable to Russia, जो रशिया को acceptable नहीं है।
to stop Ukraine from heading towards Europe and NATO. रशिया ने पहले काम क्या किया? It provided $5 billion bailout package to Ukraine through its president. जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है उसके जरिए $5 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया. But it did not stop. It did not stop the parliament जो pro west है. It did not stop the pro west parliament from increasing engagement with Europe and NATO. And किस पे हुआ? Parliamentary coup हुआ against the president, and he had to flee to Russia. He fled to Russia. वो रशिया भाग गए, उन्होंने रिफ्यूज लिया रशिया में. दूसरा स्टेप क्या उठाया? Russia stopped the energy supplies to Ukraine. प्रेशराइज करने के लिए उसने क्या कर दिया? एनर्जी सप्लाईज बंद कर दी, which even did not stop Ukraine from heading towards the west. तीसरा क्या कर दिया? Russia annexed Crimea. 2014 में क्राइमिया को एनेक्स कर दिया. Annexed Crimea. It was autonomous state of Ukraine. ये यूक्रेन का autonomous state था. जब आप ब्लैक सी देखेंगे तो उसके यूक्रेन और रशियन बॉर्डर्स जो मिलते हैं, यहां पे क्राइमिया आता है. क्राइमिया को रशिया ने एनेक्स कर दिया. कैसे? रेफरेंडम वाज पास्ड इन क्राइमिया. The people voted in the favor of annexation with Russia. Russia annexed it. रशिया ने एनेक्स कर दिया उसे. उसके बाद मजीद रशिया ने क्या कर दिया? रशिया covertly started supporting the armed uprising in central and southeast Ukraine. जनरल ईस्टर्न यूक्रेन में, साउथ ईस्ट में particularly, और फिर इवन सेंट्रल यूक्रेन में आर्म्ड अपराइजिंग शुरू हुई. और आर्म्ड अपराइजर्स कौन थे? कम्युनिस्ट थे, प्रो रशिया थे. रशिया ने उनको मिलिटरली और फाइनेंशियली सपोर्ट करना शुरू किया, बट अनअनाउंस्ड सीक्रेट सपोर्ट. यूक्रेन कहता है कि आप सपोर्ट कर रहे हो, रशिया कहता है मैं नहीं कर रहा. ये 2013 ऑनवर्ड है, जिनमें से more than 13,000 individuals lost their lives. 13,000 plus लोग मारे गए. More than 100,000 got injured, जख्मी हुए. Many more got displaced. 13,000 plus मर गए, 1 लाख से ज्यादा जख्मी हुए, और कई सारे इससे कहीं ज्यादा डिस्प्लेस्ड हुए.
to settle the issue, German Chancellor, President of France, and the Prime Minister of UK flew to Moscow. Moscow chale gaye to settle the dispute of Ukraine with Vladimir Putin, Russian president. लेकिन हमने क्या देखा? The issue continued in one form or the other. एक फॉर्म में या दूसरी फॉर्म में वो कंटिन्यूड रहा. कैसे कंटिन्यूड रहा? यूक्रेन डिड नॉट स्टॉप इट्स वेस्टर्न ड्राइव. वेस्टवर्ड, जो वेस्टवर्ड ड्राइव है उसका मतलब क्या? यूरोप वर्ड ड्राइव. यूरोप वर्ड, ये ऐसा लफ्ज नहीं है, मैंने बनाया. यूरोप वर्ड ड्राइव उसने कंटिन्यू किया. और दूसरा नेटो वर्ड ड्राइव उसने कंटिन्यू किया. अगर हम वेस्ट वर्ड कह सकते हैं, ईस्ट वर्ड कह सकते हैं, तो ये क्यों नहीं कह सकते? तो उसने वेस्ट वर्ड ड्राइव कंटिन्यू किया, दैट इज इकोनॉमिक एंड टुवर्ड्स नेटो, सिक्योरिटी. और ऊपर से सिविल वॉर कंटिन्यू रही. रशिया स्पॉन्सर्ड सिविल वॉर कंटिन्यू रही. Recording in progress. Recording stopped. के बाद मजीद रशिया ने क्या कर, यूक्रेन ने 2021 में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस किए विद 8 नेटो कंट्रीज. 8 या 7 नेटो कंट्रीज के साथ एक्सरसाइजेस किए. रशिया ने क्या कर दिया? मोर देन 100,000 ट्रूप्स को डिप्लॉय किया ऑन द बॉर्डर विद यूक्रेन. यूक्रेन के साथ बॉर्डर पे मोर देन 100,000 ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया. अब फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या हैं? Russia may militarily intervene in Ukraine. पहली पॉसिबिलिटी क्या है? रशिया मिलिटरली इंटरवीन कर सकता है इन यूक्रेन. The 4 Baltic nations that joined NATO was in the 90s. कब था? 90s की बात थी. But since the beginning of 2000, yeah, 21st century, Russia never allowed any of its neighbor to head towards the West, yeah, enhance its relations with the West. सबसे बड़ा एग्जाम्पल किसका है? जॉर्जिया.
Georgia in 2008 में Georgia tried to enter into economic relations with European Union and defense relations with NATO. Economic relations with European Union and military defense relations with NATO. Russia militarily intervened. Russia ने militarily intervene कर दिया. And within 3 days, 3 दिन के अंदर अंदर, the whole of Georgia was under the control of Russian troops. पूरा जॉर्जिया रशियन ट्रूप्स के कंट्रोल में था. It seems to be the future of Ukraine. यही यूक्रेन का भी फ्यूचर नजर आ रहा है. या रशिया में replicate the situation of Georgia. रशिया जॉर्जिया की तरह हमला कर सकता है on यूक्रेन. और फिर all the developments are heading in that direction. उस डायरेक्शन में डेवलपमेंट्स जा रही हैं. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दैट इज हाँ, लेकिन इसका फिर इस पॉसिबिलिटी को हम अंडरमाइन करेंगे कैसे? यानी इसका काउंटर ओपिनियन क्या है? इफ रशिया इंटरवीन्स, अगर रशिया इंटरवीन करता है, नेटो में रिटेलिएट, नेटो रिटेलिएट कर सकता है. कैसे रिटेलिएट कर सकता है? अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज warned Russia of a swift response, swift military response from NATO, in general, US in particular, if Russia militarily invades Ukraine. लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है? Biden himself says that NATO are divided over the military action against Russia if Ukraine is invaded. NATO countries divided हैं किस इशू पे? रशिया पे अटैक करने से, यानी रिटेलिएट करने से, if Russia invades यूक्रेन. फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दैट इज यूरोपियन यूनियन ऑन वन हैंड एंड यूएस ऑन द अदर वुड impose even more severe sanctions on Russia. वो रशिया पे मजीद सैंक्शंस लागू कर सकते हैं. In the case of Georgia, 2008, European Union and the US imposed sanctions on Russia. The same policy would probably be revived by the two. Because European Union, the largest buyer of Russian hydrocarbons,
वो हाइड्रोकार्बन परचेज करना बंद कर सकते हैं। वन ऑफ द मेजर इंपोर्टर है ऑफ रशियन प्रोडक्ट्स। इन रिटर्न यूरोपियन वर्ल्ड से रशिया इंपोर्ट करता है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, स्पेशली रॉ मटेरियल। तो रशिया पे सैंक्शंस लागू किए जा सकते हैं, ये एक और पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी इज Russia may not invade Ukraine, would continue to deploy its troops on the border with Ukraine. यूक्रेन के बॉर्डर पे वो ट्रूप्स को डिप्लॉय किए रखेगा, बट एज अ डेटरेंस के तौर पे, लेकिन इन्वेड शायद ना करे। And would continue the policy of supporting the armed rebels. जो यूक्रेन में आर्म्ड रेबल्स हैं उनको सपोर्ट करना कंटिन्यू रखेगा, to be a persistent threat for Ukraine or to continue a civil war in Ukraine. ये भी हो सकता है। अच्छा, जिसने भी टाइप किया है वो मैडम को भी ये चीजें भेज दें, अबीर को। मेरे पास ये नहीं है तो मुझे भी ये चाहिए होंगे कि मैंने क्या कह दिया। अच्छा, ये टॉपिक हमारा हो गया। अब दूसरा टॉपिक क्या बताएंगे आप लोग मुझे? एनएसपी अभी मुझे पर शॉर्ट करनी पड़ेगी। एनएसपी पढ़ा देता हूं। एनएसपी पढ़ा हुआ है। एनएसपी कहते हैं हमने पढ़ा हुआ। किसने पढ़ाया है? मैंने करवाया है। ओके सर फरीद ने, ओके सर फरीद ने। आई डिडंट नो दैट। ओके, अच्छा, BRI वर्सेस B3W किसने किया है? डन। अच्छा, ये एक बैच ने किया हुआ है, दोनों किया है, जिसने भी किया लेकिन किया है। ओके, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप लोग परेशान ना हो। देखिए मैं आपको जरूरत से ज्यादा चीजें पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो। हम लोगों ने अच्छा, प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम पे कुछ नहीं आएगा। अच्छा, ईवीएम किसी ने पढ़ा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम डन। एक सेकंड, आप हर कोई टाइप करते इस तरह बेटा, मुझे तो थोड़ी देर एक मैसेज भी नहीं पढ़ पाता, इतनी स्पीड से जा रहे मैसेजेस। एनएसपी 2-3 बैचेस ने पढ़ा हुआ है। ईवीएम किसी ने पढ़ा है? किसी बैच ने? कौन से बैच ने पढ़ा है?
अच्छा, एक सेकंड, नहीं पढ़ा, पढ़ा दें। कोई बैच है, 1 मिनट, बाकी कोई टाइप ना करो, खुदा रसूल का वास्ता। एक आप तो कसम से कितने रेस्टलेस सोल्स हो। किसी बैच ने जो पढ़ा है मुझे वो बताएं कि हमने पढ़ा है। बच्चे सर फॉरेन पॉलिसी का नहीं पूछ रहे। अगर किसी बैच ने ईवीएम पढ़ा है सिर्फ वो बैच लिखे। अगर किसी ने नहीं पढ़ा, वी जस्ट वेट एंड स्टार्ट ईवीएम टॉपिक। बेटा फॉरेन पॉलिसी मैंने उसको दिया हुआ है, क्या कहते हैं, हमारे रिलेशन के टीचर को दिया हुआ है, तो ये वो पढ़ाएंगे। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में मैं आपको फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस एंड रिकमेंडेशन जरूर करवाता हूँ। जिन्होंने मुझे ये टॉपिक पढ़ा है उनको मैंने फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस एंड रिकमेंडेशन सारे करवाए हुए हैं। सर ईवीएम किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब हर किसी की टाइपिंग को बंद करवा दो, गले काट दो इन सबकी, सिवाय वो जो टाइपिंग मास्टर या मिस्ट्रेस हैं। सर डन। थैंक यू। The joint parliamentary session of Pakistan, or the parliament in its joint session passed more than 30 bills in one go. एक ही गो में पार्लियामेंट ने, या इन वन डे, एक ही दिन में मोर देन 30 बिल्स पास किए। in which there were bills regarding FATF, FATF के बारे में भी बिल्स थे, स्टेट बैंक के बारे में भी बिल्स थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या थे? The upcoming election, that is जो 23 के इलेक्शंस हैं, the upcoming national elections would be conducted through AVMs. Furthermore, voting right been given to the expatriates. Expatriates को voting right भी दे दिया गया। Expatriates का मतलब क्या? Overseas, Pakistani nationals abroad.
The opposition raised multiple questions against EVMs. Opposition ने multiple questions raised किए against EVMs, but government defended its move. Government ने अपने move को defend किया, opposition ने oppose किया. The questions raised by opposition. Number one, सबसे बड़ा question क्या raise किया? All the legislation, all the 30 plus legislation was the violation of the parliamentary electoral procedure. Violation थी of the electoral procedure. और वो procedure क्या है? When a bill is being passed from one of the house but failed to be passed from the other house. जब बिल एक हाउस से पास हो जाए दूसरे से पास ना हो सके, then a joint parliamentary session is called upon. Joint parliamentary session बुलाई जाती है. And to pass the bill from the joint parliamentary session, if the bill is a new bill, अगर legislation नए bill पे हो रही है, then simple majority is required. But if it is amendment, अगर नया bill है, तो simple majority चाहिए. और अगर amendment है, तो 2/3 majority चाहिए. 2/3 majority चाहिए. The opposition claims, opposition का claim है कि simple majority or 2/3 majority of the total members of the two houses. Simple majority or 2/3 majority would be counted against the total members of the two houses. और वो कितने हैं? 336 National Assembly के हैं, 100 Senate के हैं. 336, 342 अब नहीं है. 336 National Assembly के हैं, 100 Senate के हैं. तो total 436 के against simple और 2/3 majority count होगी. ये है opinion of the opposition. Government का opinion क्या है? कि simple majority or 2/3 majority would be counted against the total members, not the total members of the two houses. Not the total members, but the total present members of the two houses. And the opinion of the government being supported by the opinion of the government is supported by Chairman Senate and Speaker of the National Assembly too, वो भी support कर रहे हैं. So एक बड़ी debate तो ये उठी. दूसरी बड़ी डिबेट by the opposition, that is ये तो generally सब पे थी, especially जो electoral reforms के जो 2 points हैं, that is voting right to the expatriates and EVM.
यानी तमाम पे थी लेकिन इन दो पे ये बात थी बेसिकली। उसके बाद दूसरा बड़ा क्वेश्चन वाज मोर स्पेसिफिकली ऑन एवीएम्स। वो क्वेश्चन किस पे रहा? एवीएम्स पे। अपोजिशन parties have outrightly opposed EVM. उन्होंने EVMs को अपोज किया। क्यों अपोज किया? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन is more prone to electoral rigging. जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उससे रिगिंग मोर इजीली हो जाती है, बहुत आसानी से रिगिंग हो जाती है। कैसे? Whosoever has built the machine and the software knows the lacunas, the weaknesses, the loops and holes, the lacunas. वो lacunas जानता है and could easily manipulate the results of the constituencies. अपोजिशन आगे क्या कह रही है, इस पूरे आइडिया का वो एंड किस बात पे कर रही है? Now electoral results would be manipulated, tempered while sitting in one room. एक कमरे में बैठ के electoral results को manipulate किया जाएगा। दूसरा बड़ा क्वेश्चन उसका क्या है? दैट इज द implementation of EVM is not easy. वो इतना आसान नहीं है, is being repeatedly said by Election Commission. Election Commission ने बार बार अपने कंसर्न्स शो किए हैं। कैसे? नंबर 1, every of the voter or electorate are not well educated, literate, especially electronic literacy कम है। एक तो जनरली लिटरेसी हमारी कम है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी हमारी उससे ज्यादा कम है। Resultantly, many of the voters would not be able to vote at all. वो वोट नहीं कर सकेंगे। Even if they want to vote, अगर वो वोट करना चाहें भी, they would have to take the assistance of the electoral team. उनको electoral team की assistance लेनी पड़ेगी in entering the data, data enter करने में।
मतलब क्या? The secrecy of electoral process is sabotaged. जो secrecy है of electoral process वो अंडरमाइन होगी। गवर्नमेंट का इस पे स्टांस क्या है? As for the question of rigging is concerned, जहां तक rigging का सवाल है, rigging has been there in each and every election of Pakistan. हर election में होती रही है। And the prime purpose of EVM is to stop rigging. मेन मकसद इसका क्या है? रिगिंग को कंट्रोल करना है। सबसे पहले it would not be easy at all for the hackers to hack the electoral process. Hackers के लिए ईवीएम मशीन को हैक करना आसान नहीं होगा। क्यों? Because it is not connected with the internet. वो इंटरनेट के साथ तो कनेक्ट नहीं होगा, तो हैक करना would be fairly difficult. The government has even challenged hackers to hack the machine, which it claims, जो claim करती कि वो फेल हो गए। मजीद, as for manipulating the data or fudging the data is concerned, जहां तक डेटा को मैनिपुलेट करने का सवाल है, it could be easily find out whether the data is being manipulated or not. और वो कैसे? फोरेंसिक के जरिए। इलेक्ट्रॉनिक फोरेंसिक कंपनीज हैं nationally and internationally that could easily tell कि ये manipulate हुए हैं कि नहीं हुए। And that is the job of election commission, to acquire the services of the forensic companies, whether nationally or internationally. तो ये तो बड़ा आसान है। मजीद, as for the administrative capacities are concerned, जहां तक administrative capacities का सवाल है, it could be easily attained, or it is not that difficult either. कैसे? Election Commission needs EVM machines. That is the job of the government, to provide money
और गवर्नमेंट ने पैसे प्रोवाइड कर दिए हैं। 43 बिलियन PKR इसकी कॉस्ट होगी। 4 लाख के करीब मशीनें खरीदे जाएंगे, 400,000 की मशीन्स खरीदे जाएंगे। और फिर टू ऑपरेट दोज मशीन्स इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट्स चाहिए, IT एक्सपर्ट्स चाहिए। And Election Commission has written a letter to the Prime Minister that the process of hiring IT specialists is in final phases. Mazid, it has demanded a building to set up the IT setup of Election Commission. Election Commission का जो IT setup जो एक ऑपरेट करेगा, उसके लिए उन्होंने बिल्डिंग मांग ली। मजीद, to use it as a case of trial के तौर पे it could be used on, it would be used on the upcoming local bodies election. Local bodies election पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, and the start could be made from local bodies election in Islamabad. हुकूमत के जवाब। और आखिरी बात वो क्या कर रहे हैं? As for the voters are concerned, they are not IT resistant or illiterate or regarding IT. कैसे? As per PTA data, as per PTA, Pakistan Telecom, क्या बनता है, एजेंसी या एसोसिएशन जो भी बनता है, PTA के मुताबिक there are more than 180 million, 18 crore, 180 million smartphones users, 180 million smartphones use हो रहे हैं। 180 million users नहीं है, 180 million स्मार्टफोन यूज हो रहे हैं। If they can operate smartphones, they can easily operate the electronic voting machine. Yeah. Electronic voting machine and the right to vote. Its implications on the upcoming electoral results. ये जो दो मूव्स हैं और इनका आने वाले इलेक्शन पे इम्पैक्ट क्या होगा? There are multiple factors on the basis of which voters vote. कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पे वोटर्स वोट करते हैं। सबसे बड़ा
डिलीवरेंस यानी डिलीवरी। दूसरा आइडियोलॉजी, किस इंडिविजुअल की, कौन सी पार्टी की आइडियोलॉजी उसको सूट करती है, आइडियोलॉजी। पहले डिलीवरी है, फिर आइडियोलॉजी है, फिर ओपिनियन मेकिंग बाय मीडिया। इसी तरीके से फिर बरादरी सिस्टम, एटसेट्रा। कई सारे और जैसे फैक्टर्स हैं, इवन एस्टेब्लिशमेंट, जो इलेक्टोरल रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं ये फैक्टर। अब इनमें से अपकमिंग इलेक्शन पे मोर इन्फ्लुएंस किसका होगा? राइट टू वोट टू द ओवरसीज। ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा, राइट टू वोट टू द ओवरसीज। कैसे? देयर आर 9 million expatriates, 90 लाख लोग हैं। मोस्टली कहां पे है? मिडिल ईस्ट में है, यूएस और कनाडा में है। And these 9 million overseas are mostly, they would influence the result of more than 80 constituencies. कम से कम 80 constituencies of NA, National Assembly. National Assembly के कम से कम 80 constituencies, जिसमें से at least 42 in Punjab influence होगी, result influence होगा। इसके अलावा at least 160 constituencies for the PS, provincial assemblies, उसकी रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करे। और ये मोस्टली पंजाब, केपी और सिंध में, स्पेशली कराची, हैदराबाद, अर्बन सेंटर्स में। तो आने वाले इलेक्शन में 80+ कंस्टिट्यूएंसीज का रिजल्ट इन्फ्लुएंस करेंगे एक्सपेट्रिएट्स ओवरसीज। It was the long-awaited move. ये long-awaited move था, giving right to vote to the expatriates, giving right to vote to the expatriates, voting right to the expatriates या overseas देना long-awaited move था, pending move था। कैसे पेंडिंग था? ओवरसीज
massively contribute in the economic growth of the country. मुल्क के economic growth में वो heavily contribute करते हैं, but they were not given the right to vote. हमने उनको right to vote अब दे दिया है, तो आने वाला election mostly influence होगा by overseas. दूसरा, EVMs would also have far-reaching impacts on the upcoming elections results. जो आने वाले election के results हैं, उन पे EVM का बड़ा असर होगा. कैसे? Vote rejection process, जो हमारा फिजिकल वोटिंग था, पेपर वोटिंग था, उसमें जो वोट रिजेक्शन के मल्टीपल रीजंस थे, आर ऑल ओमिटेड थ्रू EVMs. अब वोट रिजेक्ट वाली कहानी कोई नहीं होगी. Once an individual enters the data, एक बार इंडिविजुअल ने डेटा एंटर कर दिया, his or her vote would be accepted. तो रिजेक्टेड वोट वाली कहानी अब प्रीडोमिनेंटली नहीं होगी. दूसरा, the electoral data would be more transparent as compared to paper. At least it is being claimed by the government. साथ में ये mention कर, ये ज़्यादा transparent होगा. कैसे? In the past history, Election Commission has failed to secure the electoral data, as electoral boxes were found open, unsealed, उनके सील टूटे हुए थे, and Form 15 was mostly missing. वो जो particular polling station का जो total count जिस पे बनता है वो Form 15 है मेरे ख्याल में. I'm not contesting the Form 15. 14 में से एक है. Form 15 गायब था. और ये कब हमने देखा? Judicial Commission 2014, जुडिशियल कमीशन जो 2014 में बना, उसमें पता चला. अब ऐसा नहीं होगा. अब ऐसा नहीं होगा. वो इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योर्ड होगा. That would be subjected to forensic anytime. Conclusion. Upcoming election में डिसाइसिव फैक्टर्स क्या होंगे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने शुरुआत की थी कि डिलीवरी के साथ साथ ये फैक्टर्स भी होंगे. डन.
ब्रेक कीजिएगा फॉर 20 मिनट्स, gonna be back by 8, ठीक है? 18-19 मिनट का ब्रेक कीजिएगा और तब तक प्लीज टॉपिक डिसाइड कीजिएगा। बेटा आप उससे टॉपिक डिसाइड करवाने, और ऐसा टॉपिक हो जो 1 घंटे में मैं करवा सकूं प्लीज। हाँ अबीर, हाँ जी ठीक है सर।